औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है, जो हर इब्तिदा की इब्तिदा और हर इंतहा की इंतहा है। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके जानिसार अंसार और साहब पर। मैं हूँ आपका मेज़बान फरजान अहमद अंसारी, और आज गुफ्तगू के एपिसोड 7 में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे वो बड़े ही ख़ास हैं। वो बड़े ही ख़ास इसलिए हैं कि उनका ताल्लुक बहुत ख़ास प्रोफ़ेशन से, और ख़ास प्रोफ़ेशन कौन सा प्रोफ़ेशन? एजुकेशन का प्रोफ़ेशन। और सिर्फ एजुकेशन के प्रोफ़ेशन में रहते हुए उन्होंने तालीम के लिए वो काम नहीं किया जो सब करते हैं, बल्कि बहुत ही मुनफरिद काम किया। उन्होंने अपनी एक अकेडमी कायम की और उन्होंने कोशिश की कि वो लर्निंग को गेम बेस्ड लर्निंग में कन्वर्ट कर दें, ताकि स्टूडेंट्स को, बच्चों को सीखने में बहुत आसानी हो। इसके लिए काफ़ी अरसे से दोनों काम कर रहे हैं। स्मार्ट गेम्स एकेडमी के फाउंडर्स आज हमारे दरमियान मौजूद होंगे, जो कि बाय प्रोफेशन खुद भी टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, और कई जगह पर आप लोग ट्रेनिंग करवा चुके हैं टीचर्स की, इसके अलावा भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लर्निंग को गेम बेस्ड लर्निंग में कन्वर्ट करने के लिए कोशा है। मैं बिला ताखिर दोनों को दावत दूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाए। मिस सना शरीफ और मिस्टर इब्राहिम शब्बीर दोनों हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम। प्रधान साहब बिल्कुल ठीक खैरियत हैं। आप सुनाएं, कैसे हैं मिजाज आपके? वालेकुम अल्लाह का अस्सलाम सर, करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, और बड़ी खुशी हो रही है आप दोनों को आज यहाँ देखकर। मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या है, कहते हैं ना कि जो हक पर जो काम होता है ना, और जो अच्छा काम होता है उसमें मुश्किलात बड़ी आती हैं। तो अच्छे लोगों को बुलाना था, तो उसमें मुश्किलात भी आई और ताख़ीर भी हुई, और माशाल्लाह आज आप हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपसे आज गुफ्तगू होगी। तो बहुत शुक्रिया पहले तो कि आप लोगों ने हामी भरी, और आज आप दोनों जो हैं वो वक्त निकाल कर आज ईद के दिन, और ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कि ईद जो है वो एक ऐसा त्यौहार कि इंसान कोशिश करता है कि अपने घर वालों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट करें। लेकिन आज यहाँ इस फेसबुक पेज पर लाइव आकर आप अपनी एकेडमी के बारे में भी बताएंगे, अपनी एफर्ट्स के बारे में भी बताएंगे, तो ये आपके लिए ये मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है और बहुत खुशाइन बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि ये जो स्मार्ट गेम्स एकेडमी का क़याम किया आप लोगों ने, तो कहाँ से आपको ये आइडिया आया कि भाई ये ऐसा काम किया जाए? अच्छा खासा चल रहा था एक अरसे से, टीचर्स आते हैं क्लास में और किताब खोलते हैं और पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, और स्टूडेंट जो है वो रट्टे लगाते हैं और एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। एक फरसूदा निज़ाम चल रहा था हमारे यहाँ। कहाँ से ये ख्याल आया, मेरा आप दोनों से सवाल है, और कैसे आप लोगों ने इसका इनिशिएटिव लिया? प्रधान साहब, इसका बहुत ही सिंपल मेरे पास जो जवाब है वो बिल्कुल सिंपल ये है कि जैसे आपने पूरी बात जो है वो बिल्कुल नुक्ते में बयान की है कि एक टीचर आता है क्लास में, किताब खोलता है, पढ़ाता है, और उसके बाद बच्चा जो है वो उसको रोट लर्निंग करता है। क्योंकि हम टीचर्स हैं तो हमने ये काफ़ी नोटिस किया था कि एक मुसलसल एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। जब हम इसको शिफ्ट करते हैं, तो डायनामिक को शिफ्ट करते हैं कि बच्चा जब स्कूल लाइफ से निकल के आगे की लाइफ में जाता है तो उसके पास क्या होता है सिवाय एक रोट लर्निंग की किताब की जो वो बोल चुका होता है, और उसके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो हमने ये सोचा कि हमें कुछ इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जहाँ पे बच्चे को जो है वो रोट लर्निंग से निकाला जाए। मैं मानता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल जो है वो उस तरीके का है, रोट लर्निंग ही जो है मेमोराइजेशन ही टेस्ट कर रहा होता है। लेकिन मेमोराइजेशन एक टेक्निक है कि जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो, अगर उसकी मेमोराइजेशन सही हो कॉन्सेप्ट की, तो कुछ भी जवाब जो है वो आप अपने ओन वर्ड में जब तहरीर करते हैं तो वो बाकायदा जो है वो जवाब बिल्कुल सही साबित हो जाता है। ये मैंने बाकायदा टेस्ट भी किया अपने हिसाब से और इसको वर्किंग भी कर रहा था, तो ये काफ़ी हद तक हमने जो है वो इसको ऑब्जर्व किया। इसके बाद जो है वो हमने इस फील्ड पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया, कुछ रिसर्चेज हमने की, और रिसर्च के हवाले से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आई कि गेमिफिकेशन जो है या गेम बेस्ड लर्निंग जो है वो बच्चे को किस हद तक जो है मुतासर करती हैं। इसके बाद हमने जो है वो कुछ टेस्ट के लिए सिर्फ एक गेम डेवलप की, और उस गेम को हमने बच्चों के सामने एज अ तौर पर पायलट टेस्टिंग हमने रखा। जब हमने इसको रखा तो हमें ऑटोमेटिक जो है वो रिजल्ट्स कुछ इस तरीके के मिले कि जिससे जो है वो हमें ये आइडिया बूस्ट कर गया, और ये समझ लें कि वो हमारे नस नस में बस गया जाके कि बस अब यही काम जो है वो हमें करना है।
क्योंकि इस काम को जो है वो आज तक किसी ने सोचा नहीं है या किसी को इस चीज का ऑब्जर्वेशन नहीं मिली कि लोग इस बात को सोचें, क्योंकि खेलना कूदना जो है वो पढ़ाई से बिल्कुल अलग समझा जाता है और बच्चों को इससे रोका भी जाता है। तो मुझे लगा कि शायद खेल कूद में पढ़ाना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अगर इसका सिंपल ऑब्जर्वेशन में अगर आपको बताऊं, जब छोटा सा बच्चा होता है तो आप उसे बैठ के किताबें नहीं देते, आप उसको गेम के तरीके से खिलवाते हैं, उसको पोएम्स पढ़ा के या कुछ इस तरीके के नए नए गेम्स एक्शन कर करके आप उसको सिखाते हैं। अब वही बच्चा जब आगे के लेवल में आता है तो आप उसको किताबें दे देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? बिल्कुल। तो इस वजह से जो है वो बिल्कुल हमारा माइंडसेट इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं अचानक से। बिल्कुल, आप देखें ना, मैं एग्जांपल अभी शेयर करूं अपने घर की, तो मेरे पास एक बच्चा है, वो उसको कोई भी पोएम लगा के दो, वो 2 दिन में पोएम वो सुनेगा, तीसरे दिन में उसको आधी पोएम याद हो जाएगी। तो अब जब उसको इतने जल्दी याद हो रहा है एक चीज, माइंड इतना शार्प है, तो मैं उसको किताबें देखकर उसका माइंड जो है वो दोबारा नीचे की तरफ क्यों ले आऊं, वो एनर्जी लेवल को डाउन क्यों कर दूं इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग दैट। सही बात। बिल्कुल जो है वो हमने गेम्स को इसी तरीके से डिजाइन किया, इस तरीके से हमने इसको रद्द अमल में लाए, ताकि ये जो एक पैटर्न जो हमने फॉलो किया है उस पर टीचर जो है एक तरीके से इस तरीके का पैटर्न लाए, क्योंकि मल्टीमीडिया यूज तो देखिए हर कोई कर रहा होता है, और वो वीडियोज अगर मैं आपको क्लास 5 में दिखाता हूँ, क्लास 6 में भी दिखाता हूँ, क्लास 7 में भी दिखाता हूँ, क्लास 8 में आके बोलेंगे यार सर के पास एक ही वीडियो है, कोई और दूसरी वीडियो नहीं है दिखाने को। मतलब एक ही टॉपिक पर एक ही वीडियो में 3 साल से देखते आ रहा हूँ, ये वीडियो मुझे रट गई, इसके बाद क्या होने वाला है, कुछ नया दिखाओ तो बात बने। सही। अब होता नहीं हमारे पास, तो इसलिए एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि अब इस तरीके की चीजों की रिक्वायरमेंट मौजूद है। और अगर हम इनिशियली इसको और मजीद तौर पर देखें तो एक बैकड्रॉप है हमारी एजुकेशन सिस्टम का कि हम जो है वो पढ़ाई को और खेल को बहुत ही अलग समझते हैं, जबकि ये दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है। बच्चा, हम कहते हैं ना, जब खेलता है तब बिल्कुल फ्रेश होता है और उसका माइंड ज्यादा चल रहा होता है, और आप उसी चीज से बच्चे को अगर दूर कर रहे हो तो शायद मेरे ख्याल से जो है वो एजुकेशन में जो लैकिंग आ रही है, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या कमजोर हो रहा है, वो इसी वजह से है। आई होप कि मिस सना भी इस बात पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश जरूर करेंगी। तो मिस, जब बच्चा खेल रहा होता है तो बड़ा उसका माइंड फ्रेश होता है, और खेलते वक्त इब्राहिम ने कहा कि अगर उस बच्चे को सिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकता है। मिस सना, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे सफ़र में अब तक? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कब से आपने ये सफ़र स्टार्ट किया है, ये काम आप कब से कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया है, ये भी मिस सना ज़रा इस पर रोशनी डालें। सर तकरीबन इस को स्टार्ट किए हुए हमें 1 साल से ज़्यादा, 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। बैक स्टेज वर्किंग तो इसके ऊपर जारी ही थी, और इस साल फेब में हमने इसे लॉन्च कर दिया था। सर इसमें बेसिकली आपकी जो बात को ऑन करूँगी कि आपने कहा कि टीचर आता है, पढ़ाता है और चला जाता है। तब्दीली वक्त का असूल है, ये बात तो बहुत सुनी जाती है कि तब्दीली जो है वो वक्त का असूल है, कि अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ नई चीज़ नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, वो वही क्रैमिंग और वही रोड टर्निंग जो है वो कब तक करता रहेगा, वो एक चीज़ को कर करके बोर हो जाएगा, एक वक्त आएगा वो बोर हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि सर इब्राहिम ने भी अभी ये कहा कि अगर हमारे पास एक ही वीडियो है, एक ही टॉपिक पर, या किसी सिस्टम को अगर हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं, उसकी वीडियोस हम उसे कब तक दिखाएंगे? कुछ तो नया होना चाहिए, कुछ तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना स्टूडेंट्स के लिए। तो सर बस इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमने इसका एक स्टार्ट लिया था, और बेसिकली जो है सर इब्राहिम का ही आइडिया था कि लेकर मेरे पास जब फर्स्ट टाइम आए थे तो मैं बहुत इंस्पायर हुई थी इनसे, और वहाँ से हमने इसको इनिशिएट किया, और फिर करते करते जो है वो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तरफ मूव हुए। सही, चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी तक आपने मैं भी एक दफ़ा आ चुका हूँ और मैंने आपका वर्क देखा है पूरा, ठीक है, और मैंने वो गेम्स देखे थे जिसके अंदर वो सिंधी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसका कोई गेम आपने बनाया हुआ था, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा था वैसे तो, क्योंकि सिंधी में बड़ा वीक हूँ मैं। 9 क्लास में जब जान छूटी थी सिंधी से, तो उसके बाद जो है वो शुक्र अदा किया था कि अब सिंधी नहीं पढ़नी, लेकिन सिंधी हमारी ज़बान है, जाहिर सी बात है, हमारे सूबे की ज़बान है, हम सिंध में रहते हैं, तो सिंधी आनी चाहिए और मुख्तलिफ ज़बानें आनी चाहिए। तो आपने बड़ा अच्छा गेम बनाया हुआ था, और उसमें जो है ना वो डिफरेंस बताया हुआ था, आई थिंक, कि बच्चे आसानी से पहचान सकें, और आपने खेल कर भी बताया था मुझे वो। तो उस तरह के आपने डिफरेंट गेम्स बनाए, तो मैं ये पूछना चाहूँगा किस किस सब्जेक्ट के गेम्स बनाए आपने अब तक, किन किन सब्जेक्ट को फोकस किया है? सबसे पहले तो मैं आपकी ये बात ही कोट करने चाहूंगा कि आपने जैसे कहा ना जान छुड़ाई सिंधी से, मैं चाहता हूँ बच्चा जान ना छुड़ाए। जो देखें एक कॉन्सेप्ट जो था ना, वो आपके साइंस पढ़ता हो तो साइंस का पीरियड जैसे खत्म होता है,
अल्लाह का शुक्र है कि टीचर साइंस की अल्लाह चली का है। शुक्र। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे बोलते हैं, और ये शिट मैथ का पीरियड है, अब ये पकाएंगी, मतलब पकाने वाला ऑप्शन आ जाता है। मतलब आप देखिए बच्चे के कॉन्सेप्ट इस तरीके बिल्ड हो गए हैं उस टॉपिक से कि बच्चा उस पीरियड को देखते ही खौफ पैदा हो जाता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ, या तो मैं गर्म तेल में फ्राई होने वाला हूँ या मेरा भेजा निकाल के कहीं और डालने वाले हैं, ऐसा कुछ उनके दिमाग में हो रहा होता है। तो बिल्कुल वही चीज सर हम हमें बेसिकली करनी है। बच्चों का माइंड चेंज करना चाहते हैं कि वो ये ना कहे कि ये टीचर कब जाएगा, वो इस बात का इंतजार करे कि ये टीचर कब हमारे पास आएगा। टीचर कब आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और इसमें टीचर का जो अंदाज और टीचर की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी मैटर करेगी। तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आपकी इस बात से मिस सना कि अब टीचर जो है वो अपने आप को इस मेथड में ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर आप लोग ये आइडिया लेकर आए हैं और आप चाह रहे हैं कि गेम बेस्ड लर्निंग जो है वो पाकिस्तान में जगह बनाए और पाकिस्तान के टीचर्स, पाकिस्तान के इदारे इसको अडॉप्ट करें, एटलीस्ट पाकिस्तान नहीं तो आप सिटी लेवल पर तो स्टार्ट करेंगे पहले, और आपने स्टार्ट किया भी होगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग होगी इस हवाले से, क्या आपने उस पर अब तक कोई काम किया? और टीचर्स, आपको क्या लगता है कि अभी जैसे मैंने देखा कि जब ये डिजिटल लर्निंग के अंदर हम लोगों ने अपनी ई लर्निंग के अंदर हम लोगों ने अपने मेथड को कन्वर्ट किया और आजकल हम सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं खुद भी अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ हमारे जो बहुत से कोलीग्स हैं वो बेचारे फैमिलियर नहीं थे गैजेट्स के, वो गैजेट फ्रेंडली नहीं थे, उनको पीपीटीज बनानी नहीं आती थी, उनको जो है वो ऑनलाइन कभी भी उन्होंने भी काम नहीं किया, वो कभी लाइव नहीं आए, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अब उन्होंने अपने आप को इसमें किसी तरह ढालने की कोशिश की है, जो कि एक बड़ी बात है। मेरा आपसे सवाल ये है कि गेम बेस्ड लर्निंग के अंदर टीचर जब अपने आप को कन्वर्ट कर रहा होगा, ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा, तो क्या उसको कुछ मुश्किलात आएंगी और कितना वक्त लगेगा टीचर को उस तरफ आने? देखिए सर मैंने जैसे आपको बताया कि जी मिस सना आप बोले बोले। सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1.5 साल से हम जो है इसके ऊपर रिसर्च करके और पूरी प्लानिंग के साथ चले हैं। तो बिल्कुल टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर पूरे मॉड्यूल सेट किए गए हैं जो और हर गेम के पीछे जो है वो एक वर्कशॉप प्लान है। तो जो स्कूल्स जो इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इन गेम्स को यूज़ करते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो स्मार्ट गेम्स अकेडमी के ट्रेनर जाकर देते हैं। जी सर। सही सही। इसके साथ ही सर बिल्कुल गेम जो है वो इस तरीके से डेवलप की गई है कि टीचर के पास कंटेंट नॉलेज तो अपने सब्जेक्ट की होती है, वो सिर्फ एक बार अगर गेम देखता है तो उसको सिर्फ उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फैसिलिटेट करने की जरूरत है। बच्चों को सिर्फ उसको हाउ टू प्ले समझाना बाकी है कि कैसे खेलना है और उसमें बाद में उसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है। इसके अलावा टीचर का रोल है वो फैसिलिटेटर ही है। तो इसमें कुछ ज्यादा हम कहते हैं ना कि इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है, आपकी वही जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग है वही टीचिंग है, लेकिन बस आपको पढ़ाने की जगह पे ये एक क्लासरूम गेम जो है वो प्रेजेंट करनी है बच्चों को, जिसमें वो बैठ के गेम खेलेंगे। और ये गेम जाहिर सी बात है बच्चे खेलेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स खुद ब खुद उसी वक्त सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मजीद जो ये होगा आपके साथ के जो अब इसको बच्चे खेल रहे होंगे तो वो आपसे अपनी क्वेरीज भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक्चुअली इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो बिल्कुल इनिशियल से लेके आपके एंड प्रोसेस तक जाती है। आपने सुना होगा ये पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वगैरह या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इस बात की काफी हद तक करते हैं। तो उन्हीं मेथड्स को जो है वो हमने यहाँ पे बिल्कुल ऑब्जर्व कर दिया है, इनमें डाल दिया है और इसको एज अ गेमिफिकेशन हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो अब वही प्रोसेस चलता है कि बच्चे के पास जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर वो नई इंफॉर्मेशन खुद ब खुद कैसे डेवलप करेगा। इसकी एक थिंकिंग मेरे पास ये भी थी सर कि क्योंकि हम जब कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं तो हमारे पास कोई मखसूस टीचर हमारे लिए बैठा नहीं होता है कि मैं आप आए और मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। वो टीचर सिर्फ अपना लेक्चर देता है, वो 3 घंटे का एक लेक्चर होता है जिसको वो समझा के चले जाता है और उसके बाद जो वो जो कुछ करना है आपको करना है। आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब हमारा स्कूल से स्टूडेंट बाहर निकलता है उस लाइफ में जहाँ पे कॉलेज लाइफ और ये अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जाता है, और आपको तो मजीद पता होगा कि बॉयज की कॉलेज लाइफ जो है वो किस तरीके की होती है मोस्टली, राइट। तो गवर्नमेंट कॉलेज में लेते तो फिर तो शायद मेरे ख्याल से कोचिंग भी नहीं होती है और ना कॉलेज होती है, वो पढ़ाई जॉब के साथ लग जाती है। 3-4 कॉलेजेस हैं गिनती के जो मैं आपको बताऊं कि जहां पर क्लासेस होती हैं। ठीक है, मैं दिल्ली कॉलेज में हुआ करता था, वहाँ क्लासेस होती थी लेकिन वहाँ भी बड़ी कोशिश की जाती थी दूसरे लोगों की तरफ से, आप समझ सकते हैं कि क्लासेस ना हो,
ठीक है ना। वरना तो मैं एक कॉलेज में गया, आपको मजे की बात बताऊं, सॉरी आपकी बात कट रही है, मैं एक कॉलेज में गया तो वहां पर कपड़े सूख रहे थे डोरी पर, ठीक है, वहां क्लासेस का कोई नामो निशान नहीं। मतलब ये हमारा लेवल है एजुकेशन का, तो अब जाहिर सी बात है फिर कैसे नतीजे सामने आएंगे। जी इब्राहिम। बिल्कुल जो है वो आपकी बात पे मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में लिया था एडमिशन, तो मैं शुरू के वीक में वो एक एक्साइटमेंट होती है बच्चों की, जो मेरे पास भी थी कि नया कॉलेज अब जाना है, कॉलेज बॉय हो गया, कॉलेज जाना है, यूनिफॉर्म है। हाँ, तो वो कॉलेज गए एक हफ्ते के लिए। वहाँ प्रोफेसर ने बोला कि अगर आप जो है वो टाइम पे नहीं आएंगे तो ये होगा, आपको डेली लेक्चर अटेंड करने होंगे, आपको प्रैक्टिकल्स अटेंड करने होंगे, अगर आप प्रैक्टिकल्स में नहीं आएंगे आपको 0 दूंगा। बहुत सारी बातें मिलेगा, वो सारी बातें जो हम नॉर्मली स्कूल में सुनते आए थे, वो बहुत सारी बातें उन्होंने की। अब एक हफ्ते बाद जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज का सिनेरियो कुछ बदला था। एक हफ्ते तक मैं रेगुलर गया, लेकिन अब छुट्टियों में सैटरडे संडे के बाद जब मैं मंडे स्कूल गया तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे बाहर की तरफ। अब जैसे मैं कॉलेज के अंदर एंटर हुआ तो मैंने देखा कॉलेज में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी नहीं, ना परिंदा ना परिंदे के साथ। मैंने बोला ये हुआ क्या है। अब मैंने इंतजार किया, वो 5-6 लोग जो हम लोग रोज आया करते थे, वो 5-6 लोग आके बैठ गए। अब ना टीचर आ रहा है ना कुछ आ रहा है, आधे पौने घंटे तक इंतजार किया। वो एक केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल सर था वो आया हुआ था। हमने जाके उससे पूछा सर क्लास होगी नहीं होगी? उसने बोला तुम लोग को कॉलेज आने के लिए बोला किसने? ऐसे ही होता है, घर पे बैठो, तुम लोग को कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल के दिन आना। मैंने बोला सर आपने बोला एडमिट कार्ड। बेटा वो पहले दिन सब कहने की बात होती है, वो हमने कह दी, अब अगला काम जो कह रहा था वो सुन लो, अब यहाँ सीधे घर चले जाओ। हाँ। वो पहला मैं तकरीबन कॉलेज तकरीबन 9:30 बजे घर आ गया था, 8 बजे गया था, 9:30 बजे आ गया था। अम्मी पूछी थी बेटा क्या हो गया, तुम आज जल्दी कॉलेज? मैंने बोला कॉलेज बंद हो चुका है आज से, वो कॉलेज नहीं जाना है मुझे। जब ये अगर सिनेरियो बनता है तो बाद में लर्निंग के प्रोसेस क्या होंगे हमारे पास, बच्चा किस तरीके से लर्निंग करेगा? तो सेल्फ लर्निंग जो है वो एक टूल हमारे पास है जो स्किल बच्चों को सीखनी चाहिए, और हम उसी चीज में बच्चे को जो है वो नीचे कर देते हैं। नहीं बेटा मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और उसके सोने पे आपके सुहागा ये होता है कि ट्यूशन खुल जाते हैं, ट्यूशन वाले चले जाते हैं, भाई ट्यूशन चले जाओ, मतलब सुबह स्कूल से आता है और दोपहर को मदरसे जाता है और फिर उसके बाद ट्यूशन चले जाता है, मतलब पूरा दिन बच्चा पढ़ता ही रहता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि हम इसको सेल्फ लर्निंग की तरफ ले आए, बच्चे को एक सेल्फ लर्निंग मोड की तरफ ले आए। एक्चुअली वो गेम की तरीके से ही सेल्फ लर्निंग की तरफ आएगा। बाकी अगर आप उसको कुछ भी बोलते हैं कि बेटा किताब लेके बैठ जाओ, देखो तुम्हें खुद पढ़ाई करनी है, तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें दिलाऊंगा, सेकंड आओगे तो दिलाऊंगा, उसको हमने जो है वो बेकार के वादे करने हैं, और जब रिजल्ट आएगा तब बोलेंगे बेटा अभी नहीं, तुम अगले साल इसमें फर्स्ट आ जाओ, तुम्हें फिर दिला दूंगा। तो वो रिन्यू होता रहता है, जैसे हमारा एनआईसी कार्ड रिन्यू होता है ना, वो वादे भी रिन्यू होते रहते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे को चाहिए कि 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है, और 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है, और उसके बाद बच्चे को रिक्वायरमेंट ही नहीं होती उस चीज की। फिर बेटा अच्छा ये चाहिए था ना तुम्हें, मैं लेके दे रहा हूँ, अब तो वो चाहिए, अब डिमांड ऊपर हो गई है, पहले साइकिल की डिमांड थी, अब बाइक हो गई है। लेकिन बाइक अभी रुको 1-1.5 साल रुक जाओ, अगले साल तुम पास कर लो सेमेस्टर, वो कहते हैं 4.5 जीपी या 4 जीपी लेके आ जाओ तो तुम्हें अच्छी बाइक दिला दूंगा, हैवी बाइक दिला दूंगा। वो आती नहीं है और बाइक भी हमारे पास आती नहीं है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है लाइफ टाइम के लिए हमारे पास। तो बच्चों को की तरफ सबसे बड़ा मोटिव यही है कि गेम बेस्ड लर्निंग, गेम के तरीके से उसको लाने, क्योंकि गेम आप देखें अभी पैंडेमिक में जो भी हुआ, काफी लूडो सेल हुए, आपने भी लिए होंगे 1-2 लूडो, घर पे बैठ के खेल भी रहे होंगे, और बाहर दोस्तों के साथ। अब आप देखें ना लूडो पहले एक आता था बॉक्स में आता था हमारे पास, उसका एक छोटा सा बोर्ड था जो बंदे खेल सकते थे। अब लूडो पेनाफ्लेक्स में भी आने लग गए, 5x7 की साइज में आने भी लग गए, ठीक है, वो कपड़े के भी लूडो आने लग गए, और मजे से 500 रुपए के बिक रहे हैं। अच्छा लोग ले भी रहे हैं, ये क्यों? सही बात है, कुछ करने को नहीं, सिर्फ गेम खेलनी है, और गेम में मजा आता है उनको। अब जैसे बूढ़ा बुजुर्ग भी है, वो भी बैठ के अगर 1-1.5 घंटा खेलता है, उसको एंजॉयमेंट मिलती है। तो आप सिर्फ ये सोचिए कि वो बच्चा जब इस तरह की एजुकेशनल गेम्स खेल के खुद की लर्निंग कर रहा होगा तो उसको कितना मजा आएगा उस सब्जेक्ट को याद करने में या उस टॉपिक को समझने में। सही। और कितनी हद तक वो उसको ग्रैस्प करेगा। देखिए अभी मैं आपको बोलूं कि लूडो के रूल्स क्या हैं, तो आप मुझे सारे रूल्स बड़े आसानी से बताएंगे बिना झिझक के। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स का आपको एक सवाल कर दूं तो आप बोलेंगे यार सर ये आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे एक बार देख लें, रिवाइज तो करने दे, या मुझे केमिस्ट्री बुक बताने दे। ये होगा हमारा काम। बेशक हम टीचर्स हैं, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, बुक रिव्यू करना शुरू कर देते हैं, यार सबर करो, मैं बुक में जरूरी होता है।
बिल्कुल इसी तरह। अब बच्चे को इस तरह की क्यों चीजें नहीं प्रोवाइड करते कि जहां बच्चा जो है वो इस तरीके से उस चीज को याद कर ले कि उसको बुक खोलने की जरूरत ही ना पड़े, वो अपने अल्फाज में कुछ तो बयान कर सके, छोटी सी चीज, एटलीस्ट छोटी सी चीज बयान करता है। तो आप एक पढ़ाने का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एम है हमारे टीचर्स का, जो एम बना के हम चलते हैं, नेशनल करिकुलम का भी जो एम है वो फुलफिल हो जाता है। और ये फुलफिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम करिकुलम के गोल्स को मीट नहीं कर रहे तो इट मीन्स वी आर नॉट अप टू द बेंचमार्क फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को उस बेंचमार्क तक पहुंचाना। और वो बेंचमार्क आपको कैसे अचीव हो सकता है? जब आप बच्चे की इस तरह की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को टेस्ट करें, ना कि उसकी रोट लर्निंग को। बिल्कुल बिल्कुल, रोट लर्निंग को हम जो है वो शिकस्त देना चाहते हैं। और बिल्कुल ये जो स्मार्ट गेम्स एकेडमी है, मेरी तो बहुत सारी दुआएं हैं कि इसी तरह तरक्की की राह पर गामजन रहे। मिस सना मुझे ये बताएंगी कि अब तक आप लोग जो है वो कितने इदारों को अप्रोच कर चुके हैं, या कुछ इदारों ने आपको अप्रोच किया है? और ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप उन्हें दे चुके हैं या उन्हें आप सिखाते हैं कि किस तरह वो गेम बनाएं? इसका थोड़ा सा मुझे प्रोसेस बताएं कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, वो चाहता है कि अपनी जो लर्निंग उनका एनवायरनमेंट है उसको गेम बेस्ड लर्निंग में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए वो क्या स्टेप्स को फॉलो करे? ये बड़ा ज़रूरी है जानना हमारे लिए। सर इस वक्त जो है वो डिफरेंट स्कूलिंग सिस्टम्स में से 5-6 स्कूल्स के साथ तो हमारी डील इस वक्त ऑनवर्ड चल रही है। और हम जो काम करते हैं, हमारा प्रोसेस है ये है कि हम बाकायदा तौर पर अगर कोई स्कूल हमें अप्रोच करता है तो हम उन्हें एक प्रपोजल शेयर करते हैं जहाँ पर हमारी डिफरेंट गेम्स की सारी डिटेल्स वगैरह मौजूद होती है। तो सर अब ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल्स में या आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वो गेमिफिकेशन जो है आप रिक्वायर्ड है, या आप जो है वो सारी लेते हैं, या आप किन किन गेम्स को आप सिलेक्ट करते हैं। सही। सिलेक्शन ऑफ गेम्स के अकॉर्डिंगली सर हमारे मॉड्यूल्स जो प्लान है, हम उनकी टाइमिंग जो है वो सेट कर लेते हैं। और फिर हमारी टीम जो है वो वहाँ जाकर उन सारी गेम्स की जो भी स्कूल्स हमसे लेते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, सही, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये जो आप लोगों ने सिलसिला शुरू किया है, मैं तो चाहूँगा, मेरी तो ख्वाहिश है कि इतना इंटरेस्टिंग आपने काम किया है तो ये बड़े लेवल पे जाए। और पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्पेशली अगर मैं अपनी सिटी की बात करूँ, कराची की, तो बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। क्योंकि हम देखते हैं, मैं जब मैं क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मैथ्स जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने पे आता हूँ ना, सिर्फ मैं आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का बताऊँ, तो मैं वर्ड ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड पर लिख देता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता, मैं हाथ बांध के खड़ा हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब आप बताएं कि ये क्या है। ठीक है, तो बड़े ही कोई अजीब और गरीब से जवाब आते हैं। हालांकि बच्चा ट्रिग्नोमेट्री हर क्लास में पढ़ता है, कोई बुक ऐसी नहीं है, चाहे वो साइंटिफिक पब्लिशर हो, चाहे वो काउंटन की बुक हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड की बुक हो, चाहे वो कैम्ब्रिज की बुक हो, हर बुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री बच्चा पढ़ता है 1 क्लास से लेके। ट्राइंगल क्या है, एंगल क्या है, हर चीज़। लेकिन बच्चे उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे होते। उसकी वजह यही है, जैसे कि सर इब्राहिम अभी कह रहे थे कि रोट लर्निंग, उन्होंने उस वक्त तो रट लिया होता है उस डेफिनेशन को, ठीक है ना, कि ये इससे छोटा होगा तो ये एंगल होगा, इससे बड़ा होगा तो ये एंगल होगा, ये 3 साइड इक्वल होंगी तो इक्विलेटरल होगा, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पा रहे होते। अब ट्रिग्नोमेट्री को कैसे जानना है कि उसको हम ब्रेक करते हैं। मैं उसको 3 वर्ड्स में ब्रेक कर देता हूँ कि ट्राइगोनोमेट्री। आपने 3 वर्ड को ब्रेक करना है, उसके मीनिंग बताना है। ट्राई के मीनिंग 3 है, ठीक है ना, गोनो के मीनिंग एंगल है, एंगल से निकला है, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, तो ये 3 एंगल मेजरमेंट है बेटा, 3 एंगल होते हैं। अब इस तरह जब उनको समझाते हैं ना तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर अगर आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि बच्चा जो है वो इस चीज़ का आदी होने में भी टाइम लगाएगा बहुत ज़्यादा। जो बच्चा सेकेंडरी में पहुँच चुका है, ये बड़ा अहम सवाल मैं करने लगा हूँ, बच्चा सेकेंडरी में पहुँच चुका है, ठीक है, 5 साल उसने अगर प्राइमरी में लगाए हैं सर इब्राहिम, तो उसने 5 साल तक तो रोड लर्निंग की है जनाब। अब वो किस तरह अपने आप को उसके अंदर कन्वर्ट करेगा? उसकी तो आदत है जी, मिस लिखवाएंगी डायरी आकर, रीड जो है पेज नंबर 10 एंड 11, और मैं कल सुनूंगी जिसको याद नहीं हुआ ये पढ़ेंगे स्किल हाथ पर आपके, ठीक है। अब वो बच्चा, उस बच्चे के माइंड को आप किस तरह चेंज करेंगे, उसकी काउंसलिंग किस तरह करेंगे, ये मेरा सवाल है। ठीक है सर, सिंपल सी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आपने वो फॉर्मूला साइन कॉस थीटा वाला जो आपने ट्रिग्नोमेट्री की बात की, तो एक बहुत मशहूर फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने याद रखा है, टीचर को काफी हद तक याद होगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। कितना इजी याद रहता है। बिल्कुल। अगर आप बच्चे को सिखाते तो बच्चे को याद रहता है ये चीज। क्यों याद रहती है? ये लर्निंग तो नहीं है,
मैंने उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बैठा दिया कि तो मुझे कभी ये चीज करनी हो तो मुझे ये पोएम याद रखनी है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मुझे पोएम याद रखनी है। सम कर्ली ब्राउन है टिल पेंटेड ब्लैक, जब मैं ये पोएम पढ़ूंगा तो सारे फॉर्मूले मेरे सामने मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या आपने इसमें बच्चों को ट्रेन किया था कि बेटा ऐसी पोएम पढ़ोगे तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद होगा? नहीं, आपने सिखाया, उसने सीख लिया। ठीक है, क्योंकि बच्चा फ्री, देखें बच्चे को तो फ्री ओपन स्पेस है आपके पास, बच्चे को जो सिखाएंगे वो जैसे सिखाएंगे वो सीखता रहेगा। आपने 5 साल की बात की, अगर सेकेंडरी में जब मैंने इसको टेस्टिंग की थी तो सेकेंडरी के बच्चों ने ही ज्यादा इसको ऑब्जर्व किया था और काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया था। प्राइमरी वाला बच्चा अभी कुछ लेवल तक ही होगा कि वो सिर्फ गेम समझेगा और गेम समझ के थोड़ी बहुत गेम के जरिए आपको, लेकिन सेकेंडरी का बच्चा उस लेवल को बड़े अच्छे से, यार ये अगर गेम खिलवा रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा। वो बच्चा वो चीज दिखाता है इसमें है क्या, और वही आपका मोटिव है कि बच्चा ये खुद फाइंड आउट करे कि इस गेम में है क्या। वो ये ना देखे कि मुझे खिलाया जा रहा है, वो ये समझे कि इसमें है क्या, मैंने क्या किया, और वो हर स्टेप को बड़े बारीकी से देखता रहेगा। अच्छा यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है, सही है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, अब मुझे ये करना है। जब टीचर मुझसे ये सवाल पूछेगी कि बेटा यहाँ पे क्या हुआ था, तो मुझे याद रखना है कि मुझे ये जवाब देना है। अब वहां उसने रोड लर्निंग नहीं की, उसने सिर्फ उसको मेमोराइज कर लिया उस कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे ये चीज मौजूद थी। सही। सही है। अब हम क्या करते हैं, बच्चे को हम याद करने की जब एक टेक्निक बताते हैं तो हम यूजुअली ये बात करते हैं कि बेटा अपनी आंखें बंद करो और जो रिवाइज किया ना वो सारा आपके माइंड में घूमता रहेगा। सही है। तो हमारे सामने वर्ड्स आएंगे, वो हम एक है फिलॉसफी है कि वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि बेटा जब कुछ याद है तो आंखें बंद करके याद कर लिया करो, सब कुछ याद आ जाता है। तो बच्चा ये ट्राई करता है लेकिन कुछ भी आता नहीं है सामने, लेकिन जाहिर सी बात है वो कुछ और ख्याल में फेंक हो जाता है। तो यूजुअली ये होता है कि जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो गेम के कुछ हिस्से जो है वो आपकी ब्रेन में फीड हो जाते हैं एक मेमोरी के तौर पर, क्योंकि आपने कहीं पे किसी के साथ जो है वो लड़ाई होगी, किसी के साथ दोस्ताना माहौल में उसको ये बताया बेटा ऐसे कर लो, ये ट्रिक है। ठीक है, बाकी फिर आपने कहीं ना कहीं तो उसको किसी दोस्त के साथ कंपैरिजन में आपने जल्दी से उसको करने की कोशिश की होगी। एक सिंपल से एग्जांपल, आप लूडो को जब हम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की डाइस को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार 5 आ जाए, इसकी गोटी गई अंदर। सही है। अब वो 5 के कॉन्सेप्ट में हम बैठे थे कि 5 लाने हैं, अब 4 और 1 5 आए, 3 और 2 5 आए, या सिर्फ 5 आ जाए, बस आने चाहिए 5, और नहीं आता तो अफसोस होता है यार 1 नंबर चला गया, 1 नंबर पीछे, अभी कुछ पीछे से आके मुझे मारेगा। तो इस कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप इस गेमिफिकेशन में डाल देंगे, बच्चा आगे और पीछे देख के चले कि बेटा मुझे कहाँ जाना है, मैं किस तरीके से जल्दी पहुंच सकता हूँ, किस तरीके से मुझे लेट होगा, मैं क्या देख रहा हूँ क्या नहीं देख रहा, तो बच्चे की इटसेल्फ रोड लर्निंग से हट जाएगा और वो उसकी काउंसलिंग तो ऑटोमेटिकली हो गई, मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि टीचर का ये गेम लेके जाना और उसको एक नजर खिलाना, वही उसकी काउंसलिंग हो जाती है कि यार ये क्या हो गया, ये मैंने कैसे कर लिया। अच्छा, बच्चे को जब आप इस बारे में पूछेंगे ना, जब मैंने इसको, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इसको टेस्ट रन किया उसके बाद जब मैंने ऑब्जर्वेशन की तो बच्चे के पास वो नॉलेज थी जो मेरे पास भी उस वक्त गेम बनाते हुए नहीं थी। मैंने शायद गेम में डाल दी थी नॉलेज, लेकिन मैंने उसको ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन वहां बच्चे ने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया था कि यहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो एक्चुअली हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। देखें, कुछ चीजें बनाते वक्त हम भी मिस आउट कर लेते हैं, लेकिन कोई सामने वाला उस चीज को देखता है तो काफी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा कि आप जब उस गेम्स को सिद्धि वाले अल्फाबेट्स को देखने आए थे तो आपको वो बड़ा अच्छा लगा था, और जब हमने खेल के दिखा तो आपको मजीद और अच्छा लगा उस चीज को। तो बिल्कुल वही चीज होती है कि क्या मैंने आपकी काउंसलिंग की थी उसको गेम के खिलाने से पहले कि ये काउंसलिंग है, पहले बेटे काउंसलिंग सेशन ले लें फिर आप गेम खेलेंगे, मैंने आपको सिर्फ खिला दी। तो बिल्कुल वही काम हमें बच्चों के साथ करना है। देखिए, जैसे आप ये काम करना शुरू करेंगे ना, बच्चे की ऑलमोस्ट लर्निंग कैपेबिलिटीज वो माइंड के थ्रू शुरू हो जाएंगे उसके पास, क्योंकि आपका माइंड गेम की वक्त ज्यादा बूस्ट होता है, वो हार्मोन ज्यादा रिलीज कर रहा होता है, क्योंकि वो आपके हर ब्रेन के हिस्से को एक्टिव कर रहा होता है। तो जब इस तरह की चीज होती है तो वो आपका कहते हैं कि हम राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को एक साथ काम करवाना, वो चीज आपके जो है वो इस काम में आ जाती है कि आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं और आप ज्यादा कॉन्शियसली उस गेम को ऑब्जर्व करते हैं। और जब ज्यादा कॉन्शियसली उस गेम को ऑब्जर्व करेंगे तो ज्यादा चीजें आपके अंदर एब्जॉर्ब होंगी और वो कॉन्सेप्ट इजीली आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जाके फिट हो जाएगा। और फिर आप कहीं से भी उस बच्चे को किसी दिन बुला के पूछ लें तो माशाल्लाह से वो कॉन्सेप्ट उसको याद होगा और वो आपको बिल्कुल सही से बताएगा, देखो ऐसे ऐसे। अब आप उसको ये भी पूछ लें
कि आपने ये कॉन्सेप्ट कैसे याद किया, तो वो आपको वो सारे रूल्स भी बताएगा, वो बताएगा किस तरीके से उसने खेला था, वो ये तक बताएगा देखो मैंने इसमें यहाँ ये चीटिंग की थी, और वो ये भी बताएगा कि मेरे साथ जो ना ये चीजें होती थी, मेरी यहाँ से इसने ये किया था, मैं यहाँ से ज्यादा, उसने वहां से यू टर्न लिया तो जल्दी पहुंच गया था। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में रहती। तो ऐसी चीजें जहाँ पे बच्चों को अपनी मिस्टेक्स भी याद दिलाना और नए प्रोसेस की नो हाउ कर देना, ये हमारा बेसिकली जो है वो मोटिव है और हमारा मिशन है कि बच्चे को इस चीज के लिए तैयार कर दें। तो बेसिकली अगर हम काम करते हैं वो 3 चीजों पे काम करें। नंबर 1 कि हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, नंबर 2 हम सेल्फ लर्निंग डेवलप कर रहे हैं, और नंबर 3 हम इस तरह की लर्निंग बेस चाहते हैं कि बच्चे को दोबारा किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया, सम पीपल हैव क्वालिटी ब्राउन टिपिनी ब्लैक, उसके लिए मैंने कोई किताब नहीं खोली। आपने ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड यूज, मेरे पहले दिमाग में जो स्ट्राइक किया वो यही एक पोएम ने स्ट्राइक किया कि सर को जवाब में यही देना। अब मेरे पास आपके सवाल ट्रिग्नोमेट्री के लफ्ज से ही मेरे पास जवाब आ गया, तो इस सेल्फ के मेरी इस तरह की डेवलपमेंट हो चुकी है कि मैं अपने उस सवाल, आपके उस सवाल के आने से पहले ही आपके सवाल की नौयत को जान के उसका जवाब तैयार कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो हम भी तो बच्चे के अंदर यही चाहते हैं, यही स्किल डेवलप करना चाहते हैं कि बच्चा जो है वो इस तरीके की नौयत का हो जाए कि जब उसको मैं सवाल मेरे क्या पूछने के अंदाज से और मेरे वर्ड्स के सिलेक्शन के हिसाब से वो पता चल जाए कि सर मुझसे ये पूछने वाले हैं और इसका जवाब ये है। ये तो आज भी हम जानते हैं कि जब रोक करवाते हैं बच्चे को कुछ सवाल पूछो और थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दो, वो बच्चा सिर्फ ये कहता है सर ये तो आपने कॉपी में करवाया ही नहीं है। हालांकि जवाब वही होता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो तो वो बच्चा, आपने देखा होगा आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल में अगर आपने एक वैल्यू भी चेंज कर दी, आपने वो फाइनल वेलोसिटी की जगह इनिशियल वेलोसिटी मालूम करने के लिए कह दिया और आपने कॉपी में फाइनल वेलोसिटी मालूम करवाई थी, वो सवाल आपके पास शुरू देंगे सर ऐसा सवाल तो आपने कॉपी में करवाया ही नहीं हमें कभी। हाँ, ये तो था ही नहीं, ये तो था ही नहीं। बिल्कुल वही है, करना बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन सिर्फ क्या निकालनी है, जो पहले चीज गिवन थी उसको अब निकालना है। प्रोसेस थोड़ा सा रिवर्ड हो जाएगा लेकिन प्रोसेस वही होगा। तो बच्चे को यही चीज हमें समझानी कि बेटा प्रोसेस तो वही है, वही चीज रहती है, वो चीज नहीं होती है, सिर्फ नौयत चेंज हो जाती है पूछने की। तो जब उस चीज पर उसको आगाही दे देंगे कि बेटा इस तरीके की चीजें हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ही वो चीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा आपके सवालों में, और वो फिर वो कीवर्ड्स निकालना शुरू करेगा, और वो कीवर्ड से आपका वो एक्चुअल सवाल बनाएगा जो आप पूछना चाह रहे थे, और फिर आपको वही जवाब मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट करके बच्चा मुझे ये जवाब देगा। तो ये पूरा एक साइकिल जो है वो इस तरीके से प्रोसेस आता है जब आप गेमिफिकेशन को अपने उस करिकुलम के अंदर डाल देते हैं। देखिए ऑनलाइन गेमिंग जोन भी हमारे पास मौजूद है, ऑनलाइन गेम्स आप क्विज वगैरह देखें तो ऑनलाइन चीजें मौजूद हैं, लेकिन वहां पे भी एक लिमिटेड आपके पास रिसोर्स है कि वहां पे बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि एक लैपटॉप है, अगर मेरे सामने भी अगर लैपटॉप पड़ा है तो मैं थोड़ी देर उस पर काम करूंगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कोई वीडियो कहीं ना कोई देखने जरूर लग जाऊंगा। और अगर मुझे गेम का ज्यादा शौक है और इसमें मोबाइल मेरे लैपटॉप में अगर काउंटर स्ट्राइक या पबजी पड़ी हुई है, डाउनलोड हो हुई है, तो वो आधे घंटा टीवी काम करने के बाद मेरी पबजी ऑन हो जाएगी। हाँ, वो काम टीचर ने कल तक का बोला है, कल तक हो जाएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर तक पबजी खेलूं, थक गया हूँ बहुत। अब जैसे मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, अभी मैं थक गया हूँ तो मैं बोलूंगा सर मैं पबजी खेल रहा हूँ, आपसे कल बात करूंगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पास कि बच्चा बहुत जल्दी जाता है, तो आप उसको इस तरीके की चीजें दे कि वो उस चीज को खेल सके। अब देखिए इसमें एक और चीज मैं आपको फैक्टर बताऊं कि हमारे पेरेंट्स ये काफी हद तक कंप्लेन करते हैं कि उनके साथ फैमिली टाइम होता है, बच्चा जो है वो काफी हद तक जो है वो डिस्टर्ब रहता है क्योंकि उसको फादर और मदर के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं मिलती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि पेरेंट्स ने स्कूल स्कूल भेज दिया है, दोपहर को मदरसे भेज दिया है और शाम को उसको ट्यूशन पे। अब रात को जब आता है तब उसको बोलते बेटा सो जाओ, सुबह स्कूल जल्दी जाना, ठीक है। 8-9 बजे उसको खाना वाना खिलाया और 10 बजे उसको सुला दिया। अब बच्चा क्या करता है, अम्मी के लिए सो गया लेकिन रात में वो मोबाइल फोन के अंदर देख के पबजी खेल रहा होता है। अब वो अपनी आंखें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, पबजी में खेल रहा है, बिल्कुल अंधेरे में वो बेडशीट के अंदर छुप के जो है वो मोबाइल निकाल के वो खेल रहा होता है, सबसे छुप के, कोई देख रहा नहीं कि मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस तरह की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ अगर हम आते हैं तो बच्चे को ऑलरेडी ट्यूशन से हट जाना पड़ेगा, और अगर वो उस टाइम में इस गेम्स को प्रेफर करता है और इस तरीके की चीजें खेलना शुरू करता है
तो इसमें उसकी लर्निंग ही तो है, और वो खेलते खेलते मास्टरी भी हासिल कर लेगा उस नॉलेज में, और उसकी जुस्तजू बढ़ जाएगी किसी चीज की नॉलेज हासिल करने में। और यही कॉन्सेप्ट जब आगे अपने फ्रेंड्स के सर्कल में जाके ये बता रहा है कि मैंने देखो ये गेम खेली, मुझे इसमें इतना मजा आया, मैंने ये चीजें सीखी, तो दूसरे बच्चों में भी वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है। अब वो जो बच्चा जो आप बिलो एवरेज के बच्चे को कहते हैं कि ये बिलो एवरेज है, वो बच्चा आपको इस गेम में जीनियस मिलेगा, और जो बिल्कुल आपकी क्लास में जीनियस होगा वो उस बिलो एवरेज से सीख रहा होगा। आप ये ऑब्जर्व करेंगे इस बात को। तो ये देखिए आपकी क्लास को मैंने एवरेज मोड पर लेके आ गया हूँ इस गेमिफिकेशन के जरिए। एवरेज वाला बच्चा तो खेलेगा, बिलो एवरेज वाला बच्चा उस एवरेज की लेवल तक आ चुका है, और जो हाई एवरेज वाला है उसको भी एवरेज की पोजीशन पर आना पड़ेगा, तभी वो उस गेम को समझ पाएगा। सही। तो एक लेवल पर आपकी पूरी क्लास आगे समझती है, तो वो ये होता है कि क्योंकि हमारी क्लास में अक्सर ये देखा कि मैंने पढ़ाया है, तो मैंने एक सवाल पूछा, एक अच्छे बच्चे ने जवाब दे दिया, मैंने बाकी सबको चुप करवा दिया और मैं अपने टॉपिक पर गया। अब वो जो बिलो एवरेज बच्चा था उसको ये बात समझ में आई नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बच्चे ने जवाब दे दिया, दो बच्चे ने जवाब दे दिया, खत्म, बच्चों को समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ सबको एक बराबर लेवल में कर दिया, तो आप बताएं अगर एक बच्चे को समझ में नहीं आया, इसका मतलब पूरी क्लास में से किसी को भी समझ में नहीं आया होगा। और अगर दो बच्चों को समझ में आ गया है और बाकी सब कह रहे हैं कि हमें समझ में आ गया है, इसका मतलब ये है कि आपके जो अचीवमेंट थी वो 90% अचीव हो गई है। और इस पे भी एक पॉजिटिव बात ये है कि जब आप एक बच्चा आपसे कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, तो होगा ये कि वो जो बाकी जो आपके 10-15 बच्चे होंगे ना, वो उसको इस गेम को समझा देंगे, देखो इसमें ऐसे था, इसमें ऐसे, इसमें ऐसा। अब वो आपकी बेशक टीचिंग से नहीं समझ रहा होगा, आपने बेशक उसको 10-12 बार समझा दिया होगा, लेकिन जब उसका वो दोस्त वही चीज आपकी अल्फाज को अपने अल्फाज बना के बोलेगा, तो आपको बच्चा बोलेगा बस इतना इजी था। वो बिलो एवरेज वाला बच्चा इतना इजी था, ये सर कह रहे थे, ये तो मुझे पहले ही पता था। बस वो बात यही होती है कि वो टीचर जब समझा रहा था तब बिल्कुल ब्लैंक बैठे होते हैं, वो कहीं दुनिया में होते हैं, किसी अपनी दुनिया में, वो फैंटेसी वर्ल्ड उनका शुरू हो चुका होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरेस्ट ही नहीं है। अब जाहिर बात है फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं, अक्सर आपको इमेजिन कर सकता हूँ कि आपकी क्लास में आधे बच्चे तो बेचारे बोरिंग बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि अब सर का पीरियड ओवर होगा और कब सर जाएंगे तो मैं यहाँ से उठ के जरा अंगड़ाई लूं, क्योंकि इससे पहले मुझे नींद आ जाए। क्योंकि फिजिक्स है इस तरह का हमारे पास टॉपिक के सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो क्या है हमारे पास उस तरीके की है। और नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो न्यूमेरिकल्स आ जाती है। अब उसमें मैथ आ जाता है, तो बच्चे बोलते हैं अब फिर मैथ करना है, अब वो मैथ में इंटरेस्ट नहीं तो फिजिक्स में भी इंटरेस्ट चला गया, तो वो सारी जो है वो लिंक होती रहती है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो पॉइंट्स के चक्कर में, कैलकुलेशन के चक्कर में, जीतने के चक्कर में उस गेम को खेलता है, और जब वो उस गेम को खेलता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। आप सिंपल समझेंगे, इसका एक बटन है जो बच्चे के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ, आपको वो एक्टिवेट करना है। तो वो गेम बेस्ड लर्निंग की वजह से आप बिना कुछ टच किए एक्टिवेट कर देंगे। एक बम होता है ना जिसको आपको बोलने से एक्टिवेट हो जाता है, वो उसका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का जो बम है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और रोड लर्निंग वाला जो बम है ना वो ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। और बच्चा फिर अगर आप उसको कहीं से भी रोड लर्निंग ला के देंगे तो बोलेगा सर इसमें कुछ तो नया डालते हैं, बताने कैसे होगा। और इस पे अगर मैं बता दूं कि अगर आपने इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया अपने स्कूल में, तो मैं यकीनन कहता हूँ कि 1 साल बाद आपके बच्चे गेम्स बनाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। आपका बच्चा बोलेगा सर मैंने एक गेम बनाई है आपके लिए, आप उसको क्लास में यूज जरूर कीजिएगा, और वो बच्चा उस गेम को बताएगा कि सर ऐसे ऐसे खेलनी है, और आप उस वक्त जो है वो तंग रह जाएंगे कि यार ये गेम मैंने क्यों पहले नहीं सोचा। मैं तो इतने साल से एजुकेशन में डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, इतने साल से मुझे इतना तजुर्बा है, ठीक है, लेकिन मैंने ये बात नहीं सोची। ठीक है, हम न्यू जनरेशन से हम कुछ नया सोच सकते हैं, और मैं ये देखता हूँ कि मेरे आने वाला जो जनरेशन है, अभी तो मैं भी थोड़ा जो है वो 2-3 जनरेशन आगे चला गया हूँ, मेरे बाद जो 2-3 पीछे जनरेशन है, जब वो आएंगी तो वो इस काम को किस लेवल पर देखेंगी। हो सकता है कि इसमें से वो हर क्लास में हर एक बच्चा जो हर एक टॉपिक पर एक गेम बनाना शुरू कर दे। सही हो सकता है आपने कोई प्रोजेक्ट दिया, बोलेगा सर मुझे ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना है। आप साइंस फेयर करवाते हैं, डिफरेंट एग्जीबिशन वगैरह करवाते हैं, हो सकता है वो एग्जीबिशन के लिए एक गेम डेवलप करना चाहे अपनी,
वो बनाएगा डिजाइन, खुद डेवलप करेगा, खुद सोचेगा, रिसर्च करेगा। तो बेसिकली हमने उसको किस तरफ, एक लर्निंग मोड की तरफ ला दिया है, जहाँ पे उसको खुद पढ़ना, सेल्फ लर्निंग करना एक एक्टिव मोड हो चुका है। और वो उस चीज पे जब करता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है, स्किल्स बढ़ जाते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि अपने बच्चों के अंदर वो स्किल्स को डेवलप कर दें, ताकि वो अपनी लाइफ में जो है वो मजीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि हम उसकी स्किल्स को डेवलप कर सकें। और मैं ये चाहता हूँ कि अब एक सवाल जो है बहुत ज़रूरी हो मिस सना शरीफ से हो, ऐसा ना हो कि सर इब्राहिम जो है वो बोलते बोलते थक जाए और इनको पबजी खेलने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इससे पहले हम जो है मिस सना शरीफ से एक सवाल कर लेते हैं। मिस सना शरीफ, मेरा सवाल ये है, देखें इंसान जब भी कोई बड़ा काम कर रहा होता है और कुछ मुनफरिद करने की उसने ठानी होती है, तो उसने स्ट्रेटजी बनाई होती है, उसने प्लानिंग की होती है, और यकीनन आपने भी की है। और लोग को ये कहते हुए देखा, वो कहते हैं कि नहीं, मुस्तकबिल की प्लानिंग तो नहीं करनी चाहिए, कल का नहीं पता। तो मैं कहता हूँ प्लानिंग के बगैर आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। आपको अप एंड डाउन देखने पड़ते हैं, आपको नेगेटिव पॉइंट भी देखने पड़ते हैं, आपको पॉजिटिव पॉइंट भी देखने पड़ते हैं। आपको ये देखना पड़ता है कि 6 साल बाद, वो 6 महीने बाद मुल्क के हालात क्या होंगे। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और अभी कोई शख्स कहता है जी मैं तो अपना स्कूल खोलने जा रहा हूँ, तो मैं उससे कहूँगा कि रुको भाई, पहले सोच लो ज़रा कि 6 महीने बाद हालात क्या होंगे। अभी जिन्होंने स्कूल खोले हुए थे उन्हें बंद करने पड़ रहा है, तो आप पहले ये तो देख लीजिए कि कंडीशंस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, हालात क्या चल रहे हैं। तो यकीनन आपने भी जब ये काम स्टार्ट किया होगा, जैसे आपने कहा 1 से 1.5 साल का अरसा हो चुका है और बहुत सारे इदारों को आप लोग अप्रोच कर चुके हैं, तो अगले 5 साल में, अगले 4 से 5 साल में आप लोग क्या समझते हैं कि आपका ये इदारा किस लेवल पर है, कहाँ खड़ा हुआ है, कितनी अचीवमेंट कर चुका होगा? क्या ख्वाब आपने देखा है मिस सना शरीफ, अगले 4 से 5 सालों में स्मार्ट गेम्स एकेडमी को कहाँ देख रही हैं आप? सर अभी तो हमारा स्टार्ट है, ख्वाब तो हमारे बहुत ऊंचे हैं, बहुत कुछ प्लान करके हमने चले हैं। और आई थिंक सर इब्राहिम जो है इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको आंसर भी कर सकेंगे कि हम इसको किस तरह से प्लान करके चले हैं। लेकिन नहीं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। उनको मैंने वेट पे रखा, मैं अभी पबजी खेल रहा हूँ। सर प्लानिंग तो बहुत कुछ है। अच्छा, और अभी ये है कि आगाज़ सफ़र है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ प्लान करना है, बहुत कुछ प्लान कर चुके हैं। लेकिन यही बात है कि अभी हम कुछ रिवील नहीं कर सकते। हम बताएंगे सब कुछ, सारी कहानियाँ आपके साथ शेयर करेंगे एक दफ़ा हम अपने जो है मंजिल तक पहुँच जाएं। फिर इंशाल्लाह। मंजिल तो ऐसी चीज है कि मंजिल के बाद मंजिल है, मंजिल के बाद मंजिल है। जो इकबाल ने कहा था कि बस मंजिल पर इंसान पहुंचता है तो फिर उसका दिल चाहता है नहीं नहीं ये मंजिल नहीं है, थोड़ा सा और आगे। फिर जब थोड़ा और आगे पहुंचता है तो कहता है नहीं नहीं ये नहीं, थोड़ा और आगे। यानी उसमें क्या होता है कि जिद्दत आती रहती है और वो चाहता है कि मैं और आगे जाऊं, और आगे जाऊं। तो यकीनन टारगेट्स आपने सेट किए हैं, और जब ये टारगेट आपने सेट किए होंगे तो मुश्किलात भी आई होंगी स्टार्ट में। तो मैं पूछना चाहूंगा कोई ऐसी चीज कि कभी किसी ने क्रिटिसाइज किया और कभी किसी ने कहा कि क्या कर रहे हो, ये तो टाइम वेस्टिंग है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। कैसे फेस किया आपने उन मुश्किलात को इब्राहिम? सर बिल्कुल जो है वो जब हम स्कूल वगैरह में ये बातें कर रहे थे कि ये ऐसी चीजें हैं, तो उनको एक आइडिया अच्छा लगा था। लेकिन वो एक ही बात जो हम कहते हैं ना, सिलेबस कंप्लीट करवाना, टीचर्स की माइंड में वो एक बात जो है वो बहुत जल्दी क्लिक हो गई थी कि सर हमें तो सिलेबस कंप्लीट करना, आप कहाँ कह रहे हैं 1 घंटा इस गेम में लगाऊं तो बच्चे तो मेरा सिलेबस कहाँ चला जाएगा। टाइम टेकिंग है ये बहुत। मैं कहता हूँ कि वो आप क्या पढ़ाएंगे आप, वो 1 घंटा बचा के उस बच्चे का क्या कर लेंगे जब आपका बच्चा वो कॉन्सेप्ट लर्न ही नहीं करेगा। एंड ऑफ द पार्ट जब आपको उस घंटे का कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, जब बच्चा आपके पास वो, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, जैसे मैथ वगैरह आपने पढ़ा होगा तो सर बोर्ड मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चा काफी हद तक मुश्किलात में सामना करता है। मैं कहता हूं आपने वो तकरीबन समझने 12 पीरियड लगा दिए उसको समझाने में, आप नहीं समझा। मैं कहता हूं आप 10 पीरियड लगाएं अपने उस समझाने में, लेकिन 1 पीरियड मेरी गेमिफिकेशन को दे दें। 1 घंटे का आप 2 पीरियड कह ले या 1 पीरियड कह ले, जैसे आप कहना चाहें, 1 घंटा मेरी गेमिफिकेशन को दे दें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके बाद आपका बच्चा जरूर ये बोलेगा कि सर मिस हमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ चुका है। फिर आप उससे अपने मुश्किल से मुश्किल तरीन बुक का सवाल दें, वो लाजमी तौर पर उस सवाल को अपने उस गेमिफिकेशन को माइंड में रखते हुए सॉल्व करेगा और आपको वो आंसर देगा।
ठीक है, अब ये बात आ गई आपकी। अब आप दोनों तरफ एक सिनेरियो बैठा दें कि एक तरफ एक बच्चे को बैठा दें जिसने 12 क्लासरूम के अंदर ली है, बट टीचर ने समझाया, उसने सॉल्व किए, और टीचर ने एक एक्सरसाइज घर पे दे दी, उसने घर पे ट्यूशन पे गया, ट्यूशन बाजी बोला मुझे समझ में नहीं आया, ट्यूशन बाजी ने 10 सवाल सॉल्व करके दिए, और उसके बाद जो है वो ये हुआ कि वो 2 सवाल उसने मुश्किल से सॉल्व किए, टीचर को लाके दिखाया, टीचर ने बोला वाह शाबाश तुमने तो 12 सवाल बिल्कुल सही सॉल्व किया, जबकि 10 सवाल बाजी ने सॉल्व करवाए, ट्यूशन वाले टीचर ने या जिसने भी सॉल्व करवाया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आप उस बच्चे को जिसने 10 क्लासें जो है वो उसमें ली हैं और 2 पीरियड जो वो अपने उस गेमिफिकेशन में यूज किए, तो आप उसमें देखेंगे कि वो बच्चा जो है वो अपने उस कॉन्सेप्ट 12 सवाल को खुद सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेगा। सही। मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएगा कि वो 12 सवाल बिल्कुल सही होंगे, लेकिन वो आप ये देखें कि पहले और दूसरे बच्चे में फर्क क्या रह गया। उसने वहां 2 सवाल अपने सॉल्व किए, कोशिश की, और 10 सवाल कहीं और से करवाए, बाजी समझ के करवाए। यहाँ इसने 12 सवाल में से 8 सवाल भी खुद किए होंगे और 4 सवाल समझने के लिए, तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब बताएं आप, मैं आपसे एक सवाल पकड़ लेता हूँ कि बताएं यहाँ पे लर्निंग किसकी ज्यादा हुई, पहले बच्चे की जिसने 1 सवाल या 2 सवाल सॉल्व किए, या उसकी जिसने 8 सवाल खुद सॉल्व किए। ऐसी बात है, जो खुद सॉल्व करेगा उसकी लर्निंग होगी, क्योंकि वो मिस्टेक्स कर रहा होगा, मिस्टेक्स करके वो सीख रहा होगा कि अब ये मिस्टेक मुझे आगे नहीं करनी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल यही पॉइंट जो है वो हम देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्शनल हमारे पास दिमाग में, टीचर गलत होता है, टीचर बोल दे तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम्हारा ये सिनेरियो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अरे भाई उसके माइंडसेट को समझो। अब उस गेमिफिकेशन को सॉल्व करवाते हो तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड लेवल एक ही सेट पे आपके लेवल पे आ चुका है, जो जिस लेवल से आप उसको चलाना चाह रहे हो, और जितना मुश्किल सवाल आप उससे बना के दोगे वो वैसे ही सॉल्व करेगा जैसे आपने सिखाया है। तो बिल्कुल ये एक माइंडसेट चलता है आपका, और इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं तो यकीनन जो है वो लोगों को इस चीज का अंदाजा जरूर हो जाता है कि ये क्या चीज है। और टीचर्स का जो एक बैकड्रॉप है, जब इस चीज को यूज करते तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक बैक पे आ जाता है। मैं सिंपल सी जो है वो मैंने अपनी एग्जांपल काफी सेशंस में शेयर की है, और यहाँ पे भी जरूर करना चाहूंगा कि बायोलॉजी पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और मैं तकरीबन 3 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा था, तो मुझे सिस्टम्स पढ़ाने में काफी मुश्किल होती है कि बच्चों को हम किस तरीके से सिस्टम समझाएं। अब मैं अपनी बॉडी तो काट पीट के नहीं दिखा सकता उन बच्चों को कि भाई मेरा डाई सिस्टम यहाँ पे, वरना तो ये होगा कि कल से सही डाई मिलेंगे ही नहीं, फिर कहीं म्यूजियम में रखे होंगे डाई सिस्टम देखने के लिए, तो ये हो सकता है। तो अब मुझे कुछ तो करना था उनके लिए, तो मैंने जो है एक सिस्टम की गेम जो डिजाइन की थी और उसके ऊपर बच्चों को मैंने दे दी। उस पर रिएक्शन ये हुआ कि बच्चों ने खुद खेला, मैंने कोई प्रायर नोटिफिकेशन नहीं दी, उनको कोई नॉलेज नहीं दी, मैंने कुछ समझाया नहीं, मैंने उनको सिर्फ सामने गेम रख दी और बोला बेटा ये रूल्स है, इस तरीके से खेलना है, अब खेलो। उन्होंने खुद जो है वो उस चीज को किया और फाइनली उसके आउटकम्स मुझे मिले। अब जाहिर सी बात है, जहां पे मैं ये गेम देता हूँ तो लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि ये गेम ही तो है, अब इसमें बच्चे ने लर्निंग की या नहीं की इसका मुझे क्या पता। तो हमने इसके एक असेसमेंट टूल भी रखे हुए हैं, हर गेम का डिफरेंट असेसमेंट टूल है जिसके वो जरिए टीचर जो है वो उस लर्निंग को असेस कर सकता है। तो टीचर असेस करता है तो ऑटोमेटिकली उसका आपके पास रिजल्ट आ जाता है कि बच्चे ने सीखा है, कितना लर्निंग किया है सिर्फ गेम के लिए। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने बिल्कुल वही चीज ऑब्जर्व की जो मैंने आपको बताई कि बिलो एवरेज वाला भी एवरेज पर आ चुका था, और बिलो एवरेज वाले बंदे ने मुझे इस तरीके से बात बताई, उस पूरे मेथड को इस तरीके से समझाया जो शायद हाई एवरेज वाला बंदा भी मुझे नहीं बता सकता था। अबव एवरेज जो हम कहते हैं ना, वो भी मुझे उस तरीके से नहीं समझा पाया जिस तरह एवरेज वाले ने मुझे वो बात को क्लियरली समझा दी। तो मतलब ये है कि वो बच्चे को लेवल पर आना पड़ेगा, एक एवरेज मोड पर आना पड़ेगा जहां पे वो हर किसी के साथ सीख रहा होता है। डिफरेंट हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंस है, आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस कुछ और है, मिस सना का कुछ और है, मेरा कुछ और है, हम डिफरेंट तरीके से बैठे। लेकिन जब हम एक चीज सोच रहे होते हैं तो हम बातों के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए, एक दूसरे से गुफ्तगू के जरिए जो है वो डिफरेंट चीजें हम सीख रहे होते हैं। जैसे आपसे मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री की नए वर्ड्स को ब्रेक करके मीनिंग सीख रहा हूँ, मिस सना हमसे दोनों से सीख रही है कि कैसे जो है वो बातें की जा सकती हैं, हो सकता है ये सीख रही हूँ हमसे, ठीक है। ये काफी देर से खामोश बैठी है और मुझे लगता है थोड़ी देर में सो जाएंगी। तो ये लग रहा है कि कैसे जो वो सीख रही है हमसे, और आप सुन रही हूँ सर, मैं भी इस वक्त हाँ सुन रही है और नॉन स्टॉप सुन रही है। बिल्कुल, और आप जो है वो हमारी गेम्स के बारे में सीख रहे हैं कि किस तरह की गेम्स है वगैरह। तो देखिए हम तीनों एक तरह से लर्निंग प्रोसेस में ही ये तो है,
और एक दूसरे सीख ही तो रहे हैं, हर पॉइंट पे सीख रहे हैं। तो बच्चे को भी तो इसी पॉइंट पे लेना, जबकि हम दोनों, हम ये कह सकते हैं कि हम तीनों अबव भी एवरेज हो सकते हैं, बिलो भी हो सकते हैं और एवरेज पर भी हो सकते हैं। तीनों कंडीशन हमारी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम तीनों को जो है वो एक माइंडसेट पर आके हम इस बात को स्टडी कर रहे हैं। आज हम तीनों एजुकेशन के जरिए से स्टडी कर रहे हैं, तो हम तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, एक ही लेवल पर आ चुके हैं। चाहे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो या मेरा एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन हम लेवल की ही बात कर रहे हैं कि बच्चे के सिनेरियो को देखते हुए। तो बेसिकली हमारा काम वही है, हम गेमिफिकेशन के जरिए वही तो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को कि एक लेवल पर आकर सीखो। तो बच्चा भी लेवल पर आकर सीखता है, टीचर भी मुतमईन होता है। अब जैसे जो सुनने वाले होंगे वो भी मुतमईन हो रहे होंगे कि हाँ यार ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। तो जैसे जैसे वो मुतमईन हो रहे हैं हमारी इस बातों से, इसका मतलब क्या है कि हमारी लेवल एक है। मतलब वो टीचर जो हमें सुन रहा है अभी इस वक्त, तो बिल्कुल सोच रहा है मेरे बच्चे जो है वो सही काम कर रहे हैं। बेसिकली आपके भी कुछ उस्ताद रहे होंगे, मेरे भी कुछ उस्ताद हैं, मिस सना के भी कुछ उस्ताद है जो इस वक्त कहीं ना कहीं से हमें देखेंगे और देखेंगे यार हमारे बच्चों ने इतना अच्छा काम किया और इस तरीके से ये चीजें कर रहे हैं। तो वो भी हमें देख कर बोलेंगे हाँ यार ये मेरे बच्चे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो प्राउड फील हो रहा होगा उन्हें भी। तो बेसिकली जब ये बच्चा इस टारगेट को अचीव, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, तो वहाँ टीचर को प्राउड फील होता है कि उसका गोल अल्टीमेट जो उसने एम उस सब्जेक्ट का बनाया होता है वो उसको अचीव हो जाता है। और जब उसका अचीवमेंट होता है तो टीचर का जो लेवल होता है वो एक अपग्रेड हो जाता है। और जब टीचर अपग्रेड होता है तो वो बच्चे को भी अपग्रेड करने की कोशिश करता है। तो जिस तरह स्टेप बाय स्टेप बच्चा आगे बढ़ रहा है, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप टीचर भी आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर इब्राहिम, इतना बेहतरीन आपने जवाब दिया। और आज के इस दिन आपने जो है वक्त निकाला और बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि लेवल पर आकर समझाने वाली जो बात आपने कही, बिल्कुल इल्म है ही यही कि इंसान अगर किसी को कोई बात समझा रहा है और इंसान किसी से गुफ्तगू भी कर रहा है तो उसके लेवल पे आके करे। यही तो इल्म है, चीज़ों को उनके सही मकाम पर रखना इल्म कहलाता है। वरना बहुत से लोगों को देखा गया कि अगर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो जहाँ जाते हैं इंग्लिश बोलते हैं, चाहे उनकी बात को कोई समझ रहा हो या ना समझ रहा हो। ठीक है, जिनकी उर्दू बहुत ही खालिस है वो हर जगह उर्दू बोल रहे होते हैं, हाँ उनकी उर्दू कोई समझ रहा हो या ना समझ रहा हो। तो ये इल्म नहीं कहलाता। इल्म ये है कि आपको एक चीज़ आती है और वो चीज़ आप यूज़ करना जानते हैं कि मुझे यूज़ किस मकाम पे करनी है, ये इल्म है। तो मैं बहुत ज़्यादा मुतशक्किर और ममनून हूँ अगर मैं खालिस उर्दू नहीं बोल रहा तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए और आप लोगों ने वक्त निकाला आज इस ईद के दिन। और इतनी अच्छी आप लोग की अचीवमेंट्स हैं और आपका ये जो सफ़र शुरू हुआ है अभी तो बिल्कुल इब्तिदा है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या, तो अभी तो आगे आगे हमें देखना है कि क्या क्या करते हैं इंशाअल्लाह ताला। और यकीन मतलब मैं इस बात की यकीन दहानी कराऊंगा कि अगर कहीं भी किसी भी जगह मुझ नाचीज़ की ज़रूरत पड़े और आपको ऐसा लगे कि मैं किसी तरह काम आ सकता हूँ आपकी एकेडमी के, तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ 24/7। आप जब मुझे कहीं बुलाएंगे, जब आप मेरी कोई आपको हेल्प चाहिए होगी, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, या मेरी टीम हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जिससे पाकिस्तान में वाकई तब्दीली आएगी। ठीक है, जिस तब्दीली की आस कौम को दिलाई जा रही है कई सालों से, वो तब्दीली नहीं है, हमें ये तब्दीली चाहिए। जब एजुकेशन में तब्दीली आ गई ना पॉजिटिव, तो फिर देखिएगा इस माशरे में भी तब्दीली आ जाएगी। और बस मैं आप लोगों के लिए जो है वो बहुत सारे सरप्राइज। जी कहिए आप अपनी बात, फिर मैं मुकम्मल करूंगा। स्मार्ट गेम्स अकेडमी, मैंने सुना नहीं पूरा जुमला, क्या कहना चाह रही थी? सना आपसे कह रहे हैं, जी आप मिस अपनी सना, बात कंप्लीट कर रहे हैं। मिस सना मुझे लग रहा है सुनने की आदी हो गई है आज तो बस मिस सना आपसे मुखातिब हूँ, आप अपना जुमला मुकम्मल करें। मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही। मैं यही ऐड कर रही थी, मैंने कहा बिल्कुल स्मार्ट गेम्स अकेडमी जो है वो बहुत ही सरप्राइजेस लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। अच्छा, मुझे लगता है उनके पास बिल्कुल स्मार्ट गेम्स अकेडमी जो है वो बहुत से सरप्राइजेस लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए और पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए। आई होप कि आप सब लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे और हमारा साथ देंगे। आप लोगों की एक्सेप्टेंस और मोटिवेशन जो एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन ये जो वो हमें मोटिवेट करती रहेगी और हम आप लोगों के लिए बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे।
इंशाल्लाह ज़रूर। और मैं आखिर में जो है वो जी इब्राहिम, पहले तो मैं आपकी राय लूँगा और फिर मैं आपकी तरफ से अपना लिखा हुआ एक शेर पेश करना चाहूँगा, वो आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, ये आप लोगों की अचीवमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं राय लेना चाहूँगा। इब्राहिम, आप वक्त निकाल कर आए इस शो में, तो आपको कैसा लगा, क्या आपका फीडबैक है इस शो के हवाले से? कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे लोगों को सामने लाऊं कि जिन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में स्ट्रगल की हो, अचीव किया हो, ताकि उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ ना कुछ सीख सकें, तमाम व्यूअर्स सीख सकें। तो आपको कैसा लगा इस शो में आके? सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें जो है वो है वो इस काबिल समझा कि हम आपके शो पर आ सकें और अपने इस आइडिया को हम प्रेजेंट कर सकें, ताकि लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अवेयरनेस लोगों के अंदर फैलाई जाए, जितने स्कूल्स और टीचर्स हैं उनको ये बात से आगाही दिला जाए कि हमारे पास एक ऐसा टूल है जो आपके बच्चों को जो है वो इनहेंस कर सकता है, उनकी स्किल्स डेवलप कर सकता है। तो वो हमसे जरूर रब्ता करें और हमें मौका दें कि हम अपने आइडियाज को उनके टीचर्स के सामने, उनके कोर कमेटी के सामने, या उनके जो डायरेक्टर्स हैं या जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके सामने हम इस बात को रख सकें, उनको एक्सप्लेन कर सकें चीज़ों को, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। और बेशक आप जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो एक इनिशिएटिव आपने लिया हुआ है कि जितने भी लोग जो है वो अचीव कर रहे हैं उनको आप अपने प्लेटफॉर्म पर बुला रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी अचीवमेंट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक जो है वो बड़ा ही नेक अमल है जो आप इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि लोगों तक बात पहुंचाना भी एक बड़ा सवाब का काम है। और हम देखें कि एक दूसरे की मदद से ही, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम सिर्फ आप कहते हैं ना कि अगर मैं करता रहूंगा तो मैं कभी कहीं कामयाब नहीं हो सकता। जो भी है वो हम है, जब हम मिलके काम करेंगे तभी जो है वो कामयाब होंगे। और साथ ही बात है आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, हम भी एजुकेशनिस्ट हैं, तो हम सबको एक जगह जमा होकर रहना है, एक जगह मिलकर ही एक दूसरे को कामयाबी की सीढ़ियों तक पहुंचाना है और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही जो है वो चलना है कि एक के साथ दूसरा जो है वो कामयाबी की सीढ़ी जो है वो चढ़ सके। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और अपने कीमती टाइम से हमें जो है वो टाइम दिया, ताकि हम जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर जो है वो आपसे हमारे आइडियाज को शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया सर इब्राहिम जी। मिस सना क्या कहना चाहेंगी, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे एक खूबसूरत से ख्याल के साथ? तो बिल्कुल आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इज्जत दी, आपने अपने शो पर हमें बुलाया और हमारे इस आइडिया को इतना अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच, आपको भी और आपकी ऑडियंस को भी। आई होप कि आपकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी और हम जो है स्मार्ट गेमिंग के साथ जो है नए नए सरप्राइजेस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। दुआएं भी आपके साथ हैं, सपोर्ट भी आपके साथ है, और इस आई की कैफियत को ख़त्म करके हम की कैफियत को कायम करेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, क्योंकि हम सब इल्म वाले लोग हैं, हम इल्म को फ़रोग दे रहे हैं। और अगर हम में ही इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर हमारी कौम में कैसे इत्तेहाद कायम हो सकता है। एक कता मैंने कुछ अर्से पहले लिखा था, वो आपके सामने जो है वो अर्ज कर रहा हूँ। अगर कोई शोराए कराम देख रहे हैं और उसमें कोई शायरी की गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा पहले, मगर ये ख्याल है, एक तखय्युल है जो आपके तवज्जुह से मैं पेश कर रहा हूँ कि दिए इल्म के हम जलाते रहेंगे, दिए इल्म के हम जलाते रहेंगे, अंधेरे जहल के मिटाते रहेंगे। दिए इल्म के हम जलाते रहेंगे, अंधेरे जहल के मिटाते रहेंगे, और कलम होगा हर फर्द के हाथ में, कलम होगा हर फर्द के हाथ में, बयामे हकीकत सुनाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस ख्याल के साथ जो है हम यहाँ से इजाजत चाहेंगे। मेजबान फरजान अहमद को सर इब्राहिम और मिस सना शरीफ के साथ, फाउंडर्स ऑफ स्मार्ट गेम्स एकेडमी के साथ इजाजत दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को इतनी इज्जत बख्शने का। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।